नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और धमाकेदार सेशन में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी और हमारी जेब से जुड़ी हुई है। स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, यूपीआई पे चार्ज, नया बिल पास। जी हाँ साथियों, संसद में एक नया बिल पास हुआ है। इसने पूरे देश के टेक जगत और आम जनता के एक नई बहस छेड़ दी है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे क्या वाकई में यूपीआई पे चार्ज लगेगा या नहीं। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम किस तरह आगे बढ़ने वाले हैं, हमारा रोड मैप क्या रहेगा, क्या होने वाला है, उसे एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल का परिचय। इसके बाद जो हमारे नए साथी हैं या जो नए बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं उनके लिए हम बात करेंगे बिल क्या होता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसका उद्देश्य क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका प्रावधान क्या क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किन लॉ में बदलाव हुआ है, यानी कि संशोधन किन किन विधेयक में हुआ है। और हमेशा की तरह सेशन के एंड में हम एमसीक्यू देखेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हाल ही लोकसभा पार्लियामेंट में एक महत्वपूर्ण बिल पास किया गया है जिसको हरी झंडी दिखाई दी है, और इस बिल का पूरा नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट, यानी कि बिल 2026। यानी कि ये बिल जो है 6 अगस्त 2026 को संसद में लोकसभा में पारित हो चुका है। यह मुख्य रूप से हमारे टैक्स सिस्टम और जो डिजिटल पेमेंट हैं उससे जुड़ा एक संशोधन बिल है। दरअसल सरकार ने यह नियम को पहले एक ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया था। ये ऑर्डिनेंस क्या होती है? तो ऑर्डिनेंस जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और देश में कोई इमरजेंसी जैसा नियम तुरंत लाना होता है तो राष्ट्रपति के दस्तखत से एक इमरजेंसी लॉ लाया जाता है जिसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और इसकी एक वैलिडिटी होती है और उस वैलिडिटी के बाद हमें इसे पास करना अनिवार्य होता है। अब एक बार नज़र डालिए कि इस न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक टाइम्स पे क्या लिखा है। लोकसभा क्लियर टैक्स बिल टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज इन्वेस्टमेंट रूल्स। यानी कि सरकार का सीधा विजन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार दी जाए, विदेशियों कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के नियमों को आसान किया जाए ताकि ग्लोबल क्लाउड और इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा ठिकाना बन सके। और अखबार कह रहा है साफ साफ कि लोकसभा पासेस बिल इनेबलिंग सेंटर टू अलाउ यूपीआई चार्जेज एमडीआर ऑन डिजिटल पेमेंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं बिल क्या होता है। बिल यानी कि कानून बनाने का प्रस्ताव। जब भी हमारी सरकार कोई नया नियम या कानून लाना चाहती है तो वह संसद में बिल के रूप में पेश करती है। जब यह बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वह एक्ट बन जाता है। जैसे ये लोकसभा, इसमें 3 सदन से गुजरता है। पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर
जो प्रेसिडेंट है वहाँ से साइन होता है। जो लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है और राज्यसभा जो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है, जो सरकार जब कोई भी कानून लेकर आती है तो उसके पीछे उनका लॉन्ग टर्म लक्ष्य होते हैं। इसके सबसे बड़े 4 विजन है। पहला है विदेशी निवेश यानी कि FDI बढ़ाना। पहला और सबसे बड़ा टारगेट है कि देश में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और दुनिया भर के जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं भारत में आए, अपना डॉलर यहाँ लगाए और निवेश करें। और हमारा फोकस सिर्फ असेंबलिंग पे नहीं है, सिर्फ असेंबलिंग को नहीं है, बल्कि मोबाइल चिप्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि ये सीधे सीधे हमारे जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उसको सपोर्ट करना है। तीसरा सबसे बड़ा विजन है कि भारत सिर्फ एक बाज़ार बन के ना रह जाए, बल्कि ये पूरे दुनिया में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाना चाहती है। जैसे वियतनाम, चीन जैसे देशों को छोड़कर कंपनियां भारत को अपनी पहली पसंद बनाना चाहती है। चौथा सबसे बड़ा है कि पुराने नियमों में सुधार करना, उसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और टैक्स कंप्लायंस को आसान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इस बिल को जो सरकार है उसको बड़े 2 सेक्शन में बांटा है। पहला है टैक्स रिफॉर्मर और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब टैक्स रिफॉर्मर क्या होता है, तो टैक्स रिफॉर्मर में 3 कदम उठाए हैं। पहला है कि फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट, यानी कि जो विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाज़ार या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं, उन्हें टैक्स में बड़ी रियायतें और बेनिफिट दिए गए हैं, ताकि उनका भरोसा भारत में मजबूत हो सके। दूसरा है कि रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना, उस पर क्या होगा, टैक्स में रिलीफ होगा। तीसरा जो सेक्टर है वो है कुछ सेक्टर को एग्जम्पशन दिया जाए, यानी कि कुछ टैक्स में छूट दिया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका सीधा टारगेट है कि भारत में मोबाइल, लैपटॉप या जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का जो प्रोडक्शन है उसका कई गुना बढ़ा दिया जाए। सप्लाई चेन मजबूत करना, जिससे कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि भारत जो है देश पे निर्भर रहा, जिसके कारण अब भारत चाहता है कि खुद सप्लाई चेन को इतना मजबूत कर ले ताकि वो दुनिया के अलावा कोई भी विकल्प न बढ़े। तीसरा जो सेक्टर है वो देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आसान नियम बनाए गए हैं। दूसरा है कि डाटा सेंटर और फंड को सपोर्ट, इसलिए यहाँ भारत सरकार अब क्या कर रही है, बड़े बड़े डेटा सेंटर और इन्वेस्टमेंट को फंड के बिल के जरिए सपोर्ट करती है। चौथा है कि डिजिटल, यानी कि अब सरकार को पावर मिल चुकी है कि इस बिल के पास होने के बाद वो UPI पे MDR लागू कर सकती है, यानी कि चार्ज लगा सकती है।
पहले क्या था कि पहले की स्थिति ये था कि हम यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते थे तो वहाँ चार्ज कि पहले जो यूपीआई होता था वो फ्री में ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन अब फ्यूचर में चार्ज लग सकती है क्योंकि अब एमडीआर लागू हो सकता है। एमडीआर क्या होता है? एमडीआर इससे जो आम जनता है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो जो मुख्य बड़े व्यापारी है या मर्चेंट है उसके ट्रांजैक्शन के लिए वो चार्ज लगाएगी। पहले यूपीआई फ्री इसलिए था क्योंकि सरकार जो है बैंकों को सब्सिडी दिया करती थी। पांचवा फीचर है कि स्पेशल सेक्टर बेनिफिट, यानी कि डायमंड ट्रेड के लिए टैक्स बेनिफिट। जो विदेशी कंपनी भारत में आकर 15 डायमंड का ट्रेड करती है, यानी कि डायमंड का व्यापार करेगी, उन्हें सरकार 15 सालों तक टैक्स से एग्जम्पशन देगी, उन्हें छूट देने का प्रावधान है। जैसे एग्जाम्पल समझे कि कोई भी कंपनी 15 सालों तक टैक्स नहीं देगी, यानी कि बहुत कम देगी, तो उसको कुछ सेक्टर में कंप्लायंस रूल आसान रह जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा कि कंपनी को शुरुआती समय में ज़्यादा प्रॉफिट होगी और वो अपना जो पैसा है वो बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी। अब देखते हैं इस बिल के आने के बाद किन किन लॉ में बदलाव हुआ है। तो इसमें बहुत सारे जो कानून पहले से मौजूद थे उसमें संशोधन किया गया है। जैसे टैक्स सिस्टम को सरल किया गया है, डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। तो पहला है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये क्या है? तो ये जो टैक्स रिफॉर्मर्स या निवेशक को छूट देने के लिए बात अभी पिछली स्लाइड में हमने बात की थी, वही इस कानून के द्वारा दिया गया है। दूसरा है फाइनेंस एक्ट 2026। तीसरा है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, कि यही वो ऐतिहासिक कानून है जो भारत में पूरे डिजिटल यूपीआई पेमेंट को रेगुलेट करता है। अब देखते हैं आगे ये सबसे ज़रूरी बात कि ये बिल क्या होता है। तो बिल क्या होता है कि जब 6 अगस्त को ये लोकसभा में तो पास हो चुका है, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाना बाकी है। जब वहाँ से हस्ताक्षर हो जाएगा तो वही ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा है कि इस माध्यम से जो यूपीआई पॉलिसी है उसमें बदलाव किया जाएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा है कि इस बिल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वेस्टमेंट को, यानी कि कोर फोकस को बढ़ाना और विदेशी जो निवेशक है उसको आसान करना। तो पूरे जो आज का टॉपिक है उसका निचोड़ क्या है कि 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल पास किया गया है, जिसका उद्देश्य एफडीआई को बढ़ाना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और टैक्स रिफॉर्मर करना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हम क्या क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो पहला है कि यह बिल किससे जुड़ा है? यह बिल टैक्सेशन से जुड़ा है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिल का मुख्य उद्देश्य है कि निवेश और उद्योग बढ़ाना। यूपीआई में क्या बदलाव होगा? तो यूपीआई में जो बदलाव होगा वो एमडीआर चार्ज लगाने का प्रावधान है। उसके बाद टैक्सेशन एंड अदर लॉ बिल 2026 का मुख्य फोकस किस पे है? तो मुख्य फोकस है इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग पर। इस बिल के अनुसार यूपीआई से जुड़ा
जुड़े सही कथन क्या है? तो यूपीआई पूरी तरह बंद कर दिया जाए, जो कि गलत बात है। यूपीआई पे तुरंत चार्ज लगा दिया जाए, जो कि गलत बात है। सरकार को फ्यूचर में एमडीआर चार्ज लगाने का अधिकार मिला है। हाँ, ये कहाँ किस पे लगेगा? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन पे ये बिल लगेगा। नेक्स्ट है कि यह बिल किसको रिप्लेस करता है? तो यह बिल जो ऑर्डिनेंस है उसको रिप्लेस करता है। तो ये था आज का हम लोग का सेशन। तो जो भी हमारे नए भाई बहन या इस पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।